प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सुनेंगे मन की बात। किरसली बूथ में जाके कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। आज होनी है कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह दे चुके हैं समिति से इस्तीफा। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मलिक से उपद्रव के बारे में पूछताछ करेगी पुलिस। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार पेश कर सकती है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी है। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। आपको बता दें कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार पेश कर सकती है। वह सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट पेश करेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार पेश कर सकती है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट पेश करेगी। जी दिव्या, देखिए आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे से जो बजट सत्र है वो शुरू हो जाएगा और इसी को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे थे, तमाम जो इस दौरान बैठकें भी की जा रही थी, तो वहीं बीते दिन की अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से इसमें बैठक की है। साथ ही जो यहाँ पर मुख्य सचिव की अगर बात करें, जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, वो भी इस बैठक में मौजूद थी। साथ ही कई बड़े अधिकारी भी जो है इस दौरान इस बैठक में मौजूद थे। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार की अगर बात करें तो जो सरकार है, सरकार ने 2024 और 25 का जो वित्तीय वर्ष का जो बजट है उसको पेश करने के लिए जो है पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। और अब जिस तरह से कल बजट सत्र की शुरुआत कल 11 बजे से शुरू हो जाएगी, तो अब देखा जा सकता है कि विपक्ष की अगर जो बात की जाए, जो विपक्ष है, विपक्ष ने भी 300 से ज्यादा जो प्रश्न है वो इस दौरान तैयार कर लिए हैं और बजट सत्र के दौरान जो है पूरी तैयारी जो है सरकार को घेरने की विपक्ष ने यहाँ पर बना ली है। जी, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें सरकार विपक्ष जो है सरकार को घेर सकती है इस बजट सत्र के दौरान?
जी बिल्कुल दिव्या, देखिए यहाँ पर जो मुद्दों की अगर बात करें तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ पर धामी सरकार को घेरने का जो काम है वो विपक्ष यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि देखा जा सकता है बिजली से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बिजली विभाग के जो मुद्दे हैं उस पर भी जो है सरकार यहाँ पर घेरने का काम जो है सरकार को घेरने का जो काम है वो विपक्ष यहाँ पर कर सकता है। साथ ही साथ कई विभागों के जो यहाँ पर मुद्दे हैं उनको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तैयारी करते हुए यहाँ पर बैठा हुआ है कि सरकार को किस तरीके से जो है यहाँ पर जवाबदेही उनसे इस बजट सत्र के दौरान की जाए। हालांकि जो तैयारी है उत्तराखंड सरकार की वो भी पूरी जो है तैयारी के साथ इस बजट सत्र में जो है रहने वाले हैं। तो देखा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण जो है ये बजट सत्र इस दौरान रहने वाला है। जिस तरह से करीब 90,000 करोड़ का जो बजट सत्र है ये आहूत किया गया है और जो बजट पेश किया जाएगा इसको लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक में तय किया जाएगा कि कब जो ये बजट है ये पेश किया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पर सदन की कार्यवाही है वो कल सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। जी जी विनय, विधानसभा का जो बजट सत्र है इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कल बैठक भी की थी और ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने इस बैठक में चर्चा की है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जो है उन्होंने अभी बीते दिन जिस तरह से बैठक की है, बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो यहाँ पर सत्र होने जा रहा है, बजट सत्र जो होगा उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभी अधिकारी जो है इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे थे, सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुचारू रूप से इस बजट सत्र को चलाया जाए। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो जो विपक्ष है, विपक्ष ने लगभग 2 हफ्ते तक जो बजट सत्र है इसको चलाने के लिए सरकार से मांग भी की है। हालांकि जो बजट सत्र होने जा रहा है इसमें किस तरीके से जो है सरकार को घेरने का जो काम है वो विपक्ष करेगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि पूरी रणनीति के तहत जो है विपक्ष इस बार सदन में हंगामा करने के लिए यहाँ पर तैयारी में है। जी जय बहना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू है और आपको बता दें 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार है। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने आगामी समय में श्रीनगर में एक बड़ी मूल निवास स्वाभिमान रैली निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने यूसीसी की मांग कभी भी नहीं की, लेकिन यहाँ की जनता लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग उठा रही है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में लोग मूल निवास की रैली में जुट रहे हैं और लोग यह चाहते हैं कि उत्तराखंड में मजबूत भू कानून बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने इससे पहले कोटद्वार, टिहरी, हल्द्वानी में महारैली की और आने वाले समय में श्रीनगर में महारैली निकाली जाएगी। ने कभी भी यहाँ पर यूसीसी की मांग की नहीं। यहाँ पे जनता लंबे समय से मूल निवास की मांग कर रही है, मजबूत भू कानून की मांग कर रही है और जो हमने मांगा ही नहीं उत्तराखंड की जनता ने वो उत्तराखंड सरकार हमको दे रही है। तो इसको लेकर आपने देखा होगा कि जब सरकार ने विधानसभा पटल पर यूसीसी विधेयक को पारित किया, पूरे उत्तराखंड में एक अलग तरह का कोई उत्साह लोगों में नजर नहीं आया। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जनता की भावनाएं मूल निवास को लेकर है और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग मूल निवास की रैली में जुट रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनके प्रदेश में मजबूत भू कानून बने, तो लोग उस संघर्ष में साथ खड़े हैं। जिस दिन सरकार मूल निवास 1950 लागू करेगी, इस प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाएगी, उस दिन जनता सरकार का स्वागत भी करेगी। लेकिन जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है यूसीसी के नाम पे, लोगों को गुमराह करने की एक षड्यंत्र है, लोगों को एक तरह से दुविधा में रखने का सरकार की एक साजिश है। इससे जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में चुनाव पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सरकार ने इन मांगों पर गौर नहीं किया, मूल निवास पे और भू कानून पे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को ईडी ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। सूत्रों ने बताया कि रावत से 29 फरवरी और उनकी पुत्रवधू अनुकृति से 7 मार्च को यहां संघीय एजेंसी के समक्ष बयान दर्ज कराने को कहा गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार हरक सिंह रावत पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। मथुरा दत्त जोशी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई की मांग की।
हरक सिंह जी को जानबूझकर सरकार बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है कि इन्होंने अपनी सरकार में मंत्री क्यों बनाया था, क्यों इनको वहाँ ले गए थे, और जिस केस में इनको सम्मन किया जा रहा है, क्या उस केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री को सम्मन नहीं किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री तो वही थे, बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के कैबिनेट मंत्री ने कैसे काम कर लिया, ये तो और बड़ी बात है। अगर बिना मुख्यमंत्री की अप्रूवल के काम किया है, ये और भी बड़ी घटना होगी। तो इसमें और हमारा आरोप है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी हरक सिंह जी को परेशान कर रही है, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता सब देख रही है। हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रमोद आनंद गिरी महाराज ने देवभूमि के आध्यात्मिक स्वरूप बिगड़ने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि निरंतर देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने में नेताओं की उदासीनता प्रमुख कारण रही है। महामंडलेश्वर ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान अपनी यह बातें कही। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए पुलिस पर हमले को लेकर उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी जो देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। साथ ही इस अवसर पर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से किसी संत को उम्मीदवार बनाने की भी मांग की। कोई प्रेस करने के लिए इसे आना पड़ा कि हम पूरे विश्व में जाके बताते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि, लेकिन देवभूमि को नरक भूमि बनाने में अब देर नहीं है, कश्मीर बनने में देर नहीं है। और ये संकेत हल्द्वानी में दंगा होकर के ये जिहादियों ने बता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई जितनी कड़ी होनी चाहिए उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हम वास्तव में योगी जैसी कार्रवाई चाहते हैं कि दंगाई दोबारा दंगा करने का सोच भी ना सके। मैं इसीलिए आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड की सरकार कड़ी कार्रवाई करे। काशीपुर के शिवलालपुर अमर झंडा में जिला मुख्यालय से टीम प्रधान के कार्यकाल में कामों की जांच करने पहुंची, जहां टीम ने मनरेगा में किए गए कार्यों की समीक्षा की और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों से बात की। दरअसल प्रधान के समय में हुए कार्यकाल को लेकर अशोक यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अलग अलग बिंदुओं पर जिला स्तर से जांच की जा रही है। वहीं लोकपाल मनरेगा डॉक्टर भूपेंद्र गंवार भी मौके पर पहुंचे और मनरेगा में किए गए कार्य की बारीकी से जांच की। अभी कुछ बिंदु थे जिनमें मनरेगा के तहत जो काम किया गया है इस ग्राम पंचायत में, उनसे संबंधित कुछ शिकायतें थी, जिनके निरीक्षण के लिए देखने के लिए स्वयं हम लोग यहाँ पर आए और आकर के कार्यस्थल पर पहुँच करके हमने देखा है जाकर के। अभी इसमें कुछ संबंधित अधिकारियों की आख्या ली जाएगी और उसमें क्रॉस जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध। काशीपुर के शिवलालपुर अमरझंटा में जिला मुख्यालय ने टीम प्रधान के कार्यकाल में कामों की जांच करने पहुंची और जहां टीम ने मनरेगा में किए गए कार्यों की समीक्षा की और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों से बात भी की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगे भड़काने वाला मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दंगे भड़काने वाला मुख्य आरोपी हल्द्वानी से फरार हो गया था, जिसके लिए पुलिस की कई टीम भी गठित की गई और मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। साथ ही बताया कि अब तक अब्दुल मलिक सहित 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें लंबे समय से फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक की नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसको हमारी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करके इसको हमारी टीम जो है वो यहाँ लेके आई है। जल्दी इसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और डीआई साहब की तरफ से 5,000 रुपये का और डीजीपी साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने 2 अन्य अभियुक्त जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में जो अपराध उसमें सम्मिलित थे, तो 2 अन्य अभियुक्तों की और गिरफ्तारी की है। तो आज अब्दुल मलिक को मिला के 3 गिरफ्तारियाँ हुई है। अब तक इस प्रकरण में 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहित अभी भी फरार है, उसकी जल्दी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। उसके अलावा सारे अभियुक्त जो है नामजद वो गिरफ्तार हो चुके हैं।
तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो चुका है और उसका दावा खुद अब्दुल मलिक के वकील ने किया है। अब्दुल मलिक के वकील अजय बहुगुणा, शलभ पांडे और देवेश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अब्दुल मलिक घटना के दिन यहां नहीं थे। और इसी याचिका के दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक का एक पता भी इसमें लिखा जो कि दिल्ली का था। बताया जा रहा है कि इसी एप्लीकेशन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उसी पते पर पहुंची और यहां से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया गया। जो मैटर है 8 फरवरी का, उससे पहले जो मेन एक्यूज्ड जो इन्होंने बनाए हैं अब्दुल मलिक जो हैं, तो वो जो है वो घटना में है ही नहीं। वो घटना से करीबन 2 या 3 दिन पहले से घटना से बाहर हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट का जो है पूरा कंप्लीट यहाँ दिखाया गया कि वो घटना में यहीं थे। तो उसी के अगेंस्ट में कि वो है ही नहीं, तो आपने किस तरह से उनको मेन एक्यूज्ड बनाया, और प्लस आप गिरफ्तारी का हमें डाउट है कि उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उस बेस पर हमने जो है यहाँ एंटीसिपेटरी मूव करी थी। हमारा एंटीसिपेटरी जो फाइल हुआ है उसमें हमने उनका जो प्रेजेंट एड्रेस था जो दिल्ली का था वो हमने मेंशन किया था। तो हमें पता लग रहा है हमारे सूत्रों से कि अब उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसीलिए अब हम फर्दर जो उसमें जो कानूनी रास्ते हैं हम वो तलाश रहे हैं और जल्द से जल्द उन पे भी कार्रवाई करेंगे। तो प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में टोईवाला में भी सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन बढ़ाने की मांग कर रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जल्द ही राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए, अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन को मजबूर होगी। मांगे है कि हमें जो जितना हमारे पे काम उतना हमें मिलता नहीं है मानदेय के हिसाब से। देखो सबसे पहले मैं सेविका हूँ सर, तो हमें जो छोटा बच्चा आता है ना वो सबसे पहले सीढ़ी आंगनबाड़ी है उसकी, तो इसलिए हम इस बच्चे को इस तरह तैयार करते हैं हमें से कि 3 से 6 साल तक बच्चे को हम वैसे तो हम 0 से उसको वो करते हैं घर पे, पर 3 साल से 6 साल तक हम बच्चे को रखते हैं। लेकिन जितना हमारा काम है सर उतना हमें नहीं मिला जाता, हमारा घर का पालन पोषण इतने में नहीं होता। तो सरकार हम तो बच्चों का तो पोषण करवा रहे हैं, हमारा शोषण कर रही है सर। हमारी मेन मांग है हमें राज्यकर्मी घोषित किया जाए और जब तक हमें राज्यकर्मी घोषित ना किया जाए हमें जीने लायक वेतन तो दे सरकार। आज की डेट में सरकार 9,300 मानदेय दे रही है और यहाँ पे बहुत मजबूर महिला, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है और बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही है। इस सरकार ने हमें सड़क पे एक भिखारी एक कटोरा पकड़ा दिया है 9,300 में। तो आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि आने वाले 26 तारीख के विधानसभा सत्र में अगर उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया या हमारी समस्या पे ध्यान नहीं दिया तो हम पूर्ण रूप से एक महिला पूरे गांव में पकड़ रखती है, हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पल्स पोलियो का बहिष्कार करेंगे और निर्वाचन का काम इनका बिल्कुल ठप कर देंगे। टोईवाला क्षेत्र के आंगनबाड़ियाँ हैं, ये तहसील में आई हुई है और इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है और इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी जो हड़ताल है ये पूरे प्रदेश में प्रदेश लेवल की मांग है इनकी और इनके जो मुख्य बिंदु है मानदेय से और उससे संबंधित है अन्य बिंदुओं से। जहाँ तक निर्वाचन की बात है ठीक है, अभी इनकी मांग है और पूरे प्रदेश का प्रकरण है तो हो सकता है उच्च स्तर से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाएगा और हमें भी भरोसा है कि जल्दी संज्ञान लेकर के पुनः ये अपने कार्य में लौट जाएगी इन्हीं आशाओं के साथ। तो 26 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की और बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि 26 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा अभिभाषण किया जाएगा। सुरक्षा की बैठक होती है जिसमें हम देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा सत्र हमारा सत्र चल। अक्सर विकासखंड के अखोड़ा खुर्द गांव में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों को लेकर हुई गड़बड़ी की जांच करने पहुंची खंड विकास कार्यालय की टीम के सामने ही ग्राम प्रधान के लोगों और ठेकेदार ने शिकायतकर्ता को पीट कर घायल कर दिया। बिना जांच के ही वापस लौट गई
और बता दें कि इस मारपीट के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर विकासखंड अधिकारी पवन सिंह सैनी का कहना है कि इस मामले पर जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और टीम गठित करके घोटाले की जांच करने की बात कही है। धांधली जो उन्होंने कर रखी है ग्राम विकास, उसमें क्या नाम मनरेगा में, उसमें इन्होंने धांधली कर रखी। धांधली की जांच के लिए मनरेगा से क्या नाम यहाँ पर मिथिलेश ने अपने वीडियो साहब को कहा था और उन्होंने जांच के लिए 4-5 प्रतिनिधि भेजे थे वहाँ से। और मैंने भी शिकायत कर रखी थी प्रधान की शैक्षिक प्रमाण पत्रों की। मुझे भी ये वीडियो ने बुलाया और वहाँ से जो इनका जो काला धंधा चल रहा था, जो उजागर होने लगा वहाँ से, तो इन्होंने वहाँ पर मारशिताई करनी शुरू कर दी। ग्राम प्रधान वसंती देवी के खिलाफ उनके जो कार्य गांव में कराए जा रहे हैं, उस कार्यों की जांच के लिए माननीय सीडीओ साहब प्रतीक जैन जी के यहाँ एक एप्लीकेशन दायर की थी 1-2 महीना पहले। उन्होंने उसे लोकपाल मिथिलेश मैडम के यहाँ भेज दिया। मिथिलेश मैडम ने जांच के लिए लक्सर ब्लॉक को भेज दिया। काफ़ी समय से वो डिले होती रही। शिकायत कुछ कार्य ऐसे थे जो गांव के मुआवजे से बाहर हो रखे हैं और एक गांव में नाला था जिसकी ध्वस्त करके जो ईंटें निकली गई थी 3 से 4,000 से 5,000 के बीच, उनकी नीलामी भी नहीं की गई, वो भेज दी गई ग्राम प्रधान के द्वारा। और इन सभी चीज़ों की जो पशु बैठे थे कुछ लोगों के, वो कार्य अवरुद्ध में रोक दिए गए, कार्य पूरे नहीं किए गए, लोगों से पैसे ले लिए गए, कागज पूरे नहीं किए गए। और ये सभी जांचें थी कार्यों की उनकी, और कार्य की जांच होने के बावजूद अभी तो जांच रोकने के लिए ही उन्होंने मेरे साथ में झगड़ा प्रकरण किया है। हमारे विकास खंड में खत्री द्वारा ग्राम पंचायत के एक सदस्य है, उसके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उस संबंध में मैंने एक टीम गठित की थी 5 सदस्यों की। वो गई थी गांव में जांच करने, परंतु जांच के समय ही लोगों द्वारा वहां उपद्रव मचा दिया गया, आपस में झगड़ा हो गया, हमारी टीम वापस आ गई। अब उच्च अधिकारियों को लिखेंगे जांच के लिए, वहां जिले से कोई टीम गठित होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। लक्सर में रिश्तों को कलंकित करते हुए एक नाबालिग के साथ उसके रिश्तेदारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर किशोरी जब अपने दूसरे रिश्तेदार के घर पहुंची तो उसने उसे न्याय दिलाने के बजाय उसके जरिए आरोपियों से रकम ऐंठने का प्रयास किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। वाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी मुकदमा द्वारा जब यह बताया गया कि उसकी मुंह भोली भतीजी जो नाबालिग भी है उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से शोषण किया जाता रहा है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और त्वरित हम लोगों ने इसमें कार्रवाई भी करी। पीड़िता के 164 के बयान कराए गए, साथ ही उसका मेडिकल के बाद आवश्यक जो कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। अन्य टीमों को लगा के जो भी इसमें शामिल लोग थे उनकी अरेस्टिंग पुलिस ने की गई। लेकिन इसी बीच एक मोड़ और सामने आया कि जो वादी मुकदमा है उसके द्वारा जो नामजदगी है वो रंजिश के तहत और जो ब्लैकमेलिंग के तहत कराई गई थी, इसको भी पुलिस ने खैर गंभीरता से लिया है और उसमें जो वादी मुकदमा है उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने हाल ही में 5 प्रमुख अभियानों को लेकर पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक ली और ये बैठक पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी और मोर्चों की भूमिका पर केंद्रित रही। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए कार्यक्रमों की कसौटी पर बीएल संतोष ने संगठन की तैयारियों को परखा, साथ ही अगले 100 दिनों में पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति भी तय की गई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं में होने वाली आगामी बैठकों के कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से चुनावी मोड में रहती है और चुनाव से पहले कई बैठकें होती हैं जिसमें चुनाव को लेकर तैयारी की जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।